इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त છેલ્લા 10 વર્ષ જે લાઈનમાં જ ઉભા છીએ, આધાર કાર્ડની લાઈનમાં, નોટબંધીની લાઈનમાં, નોટ બદલાવાની લાઈનમાં, બધે લાઈનમાં જ ઉભા છીએ। હવે આ પેટ્રોલની લાઈનમાં ઉભા છીએ। મળી રહે પણ અત્યારે આ ગેસમાં મળી રહે એમ કે છે, પણ બાટલામાં અત્યારે દોડે છે। એમાં પેટ્રોલમાં એ રીતનું થયું હોય તો એના કારણે કલાક જેવું હોય જાય, કદાચ આવે તો આવે, વારો ન આવે। આમ કાલે સવારે એમ કે પેટ્રોલ નહીં મળે કે મોંઘું થાય તો કેમ ખબર પડે? આ લાઈન છે એટલે આવું આવે। જોયામાં તો એવું લાગે છે 1.5-2 કલાક વહી જાય એવું લાગે છે। આ માણસો ખોટા છે બધાય? આ બતાવો, આ ખોટા છે બધાય? હે, આ બધા માણસો ખોટા છે? કોણ એવી અફવા ફેલાવે છે પેટ્રોલ ઘટે છે એમ? बीजेपी की जब सरकार आई तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हो गई यमुना साफ। 4 दिन में इन्होंने क्लेम कर दिया कि इन्होंने दिल्ली की यमुना साफ कर दी, सिर्फ 4 दिन में। फिर इनके बीच में होड़ लग गई। रवि नेगी जी गए कि लाओ मैं आपको इसमें से पानी पी के दिखाता हूं। यमुना जी ने कहा रे झूठे पापी, आज जरा अंदर ही गिर गए उसके यमुना जी के। तो रेखा जी ने कहा कि मैं अपनी अलग बिस्लरी की यमुना बनाऊंगी, तो वो अलग से जाके उसमें पैर डुबोए। वहां पे रेखा जी के अब इंटरव्यू आप देख लीजिएगा। रेखा जी कह रही हैं नहीं पीने लायक तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन नहाने लायक, ये स्नान करने लायक यमुना जी का पानी हो गया है। आज जाओ ना आप, कभी सफेद झाग, कभी पिंक झाग। पहले झाग के रंग नहीं बदलते थे, बीजेपी की सरकार आने के बाद झाग के रंग भी बदल रहे हैं। कभी सफेद आ रहा है, कभी पिंक आ रहा है। 6 करोड़ रुपए की वीआईपी बोट खरीद रहे हैं। ये कहां चलाएंगे पता है? यमुना जी के जो झाग के पहाड़ बने हुए, टाइटैनिक चलता था बर्फ के पहाड़ों के बीच में, और ये यमुना जी के झाग के बीच में चलाएंगे। ये बीजेपी के सारे नेता उस वीआईपी बोट के अंदर बैठ के दारू पार्टी करेंगे जहां पे यमुना जी में साफ पानी है। वहां पे 6 करोड़ रुपए में एसटीपी प्लांट क्यों नहीं बनाते? एक एसटीपी प्लांट, खुली चुनौती दे रहा हूं, आज पूरे दिन आपका शो चलेगा। अगर बीजेपी की सरकार आने के बाद एक एसटीपी प्लांट की पहली ईंट अगर रखी गई हो तो आज आप नाम बदल दीजिएगा हमारा। एक भी एसटीपी प्लांट में एक भी ईंट रखने का काम इन्होंने नहीं किया। अरे जी भाई क्या कर रहे हो? मैं यमुना में क्रूज चलाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्रूज चलाने की तैयारी कर रहे हो? दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था मैं यमुना में क्रूज बनाऊंगा, तो मैं छोटा सा क्रूज लाया हूँ और आज दिल्ली की यमुना में चलाऊंगा। तो सुरेश मैं और आप दोनों भाई क्रूज पे चढ़ते हैं, जल्दी चलो। अगर इस क्रूज पे चढ़ोगे तो डूब जाओगे। अजय भाई, वो भी अजय भाई, लेकिन यमुना में इतना जाके केमिकल का जाके क्रूज कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था क्रूज चलेगा, हम भी चलाएगा। आज ये देख लेता हूँ मैं, ये दिल्ली में क्रूज चल गए। दिल्ली की यमुना में क्रूज चल। अरे ये तो डूब रहा है, ये तो डूब रहा है, ये तो गंदा पानी है। ये केमिकल के झागों में जो दिल्ली में यमुना में केमिकल है, उसे ये क्रूज हमारा डूब गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रही है क्रूज चलाओगी, वो क्रूज भी डूबेगा। जैसे झूठे वादे करते हैं, जैसे आज ये हमने अपनी नाव चलाई इसके अंदर वो डूब गई, ऐसे
बीजेपी के झूठी वादे करने वाले क्रूज चलाने वाले। दिल्ली की मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ, ये वही यमुना है जिसके अंदर आप क्रूज चलाने की तैयारी कर रहे थे, पर ये गंदा झाग है, इसमें अगर कोई जाएगा उसे खुजली हो जाएगी, उसे बीमारी हो जाएगी। रेखा गुप्ता से अपील है, पहले यमुना को साफ करें, बाद में क्रूज चलाएं। यहाँ पहले केमिकल का जो झाग है और यमुना को स्वच्छ करें, फिर बाद में बेशक क्रूज चलाएं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री पहले डुबकी मारे और फिर क्रूज चलाने की तैयारी करें। एक बार दिखा दे यमुना मैया, ये है दिल्ली की यमुना। जय हो यमुना मैया की जय, जय हो यमुना मैया की जय, जय हो यमुना मैया की जय। स्टेज के ऊपर बहुत महानुभाव लोग बैठे हैं जो कि राजनीति में बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। जनता के अंदर वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं, इन्होंने हजारों लाखों ट्रोल बिठा रखे हैं, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मोदी जी एक पोस्ट डालते हैं, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। एक समय ऐसा होता था कि इनकी पूरी मशीनरी मिलके एक भी नेगेटिव कमेंट अगर आता था तो उसको ये लोग डिलीट या म्यूट या कुछ कुछ, मेरे को तो ज्यादा नहीं पता, वो कुछ कर देते थे। अब तो पूरा का पूरा मोदी जी एक ट्वीट करते हैं, नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं उनको और कुछ नहीं होता उसके अलावा। एक समय था जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बना देता था तो उसको जेल हो जाती थी। अब इतने मीम बन रहे हैं तो किस किस को जेल में डालेंगे मोदी जी। पूरा माहौल ही बदल चुका है, इकोसिस्टम बदल चुका है पूरे सोशल मीडिया का। वही आपको बताता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक में पहुंच चुकी है। इस पूरे सिस्टम की पॉपुलैरिटी, इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी इनकी खत्म हो चुकी है। एक प्रश्न ये उठता है, फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण मैं हूं। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। जब मैं जेल गया, जेल जाने के पहले मेरी विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। 1,48,000। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 30% वोट मेरी विधानसभा के इन्होंने कटवा दिए। 3,000 वोट से जीत गए। पिछली बार मैं 30,000 वोट से जीता था। इस तरह से जीत रहे हैं, बेईमानी करके जीत रहे हैं। वोट ऐड करते हैं, वोट डिलीट कराते हैं, फर्जी वोट डलवाते हैं, ईवीएम्स में हेराफेरी। अब ये चोरी से जीत रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਗੇ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮੋਗੇ 'ਚੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਪਾਈਪ ਲਾਉਣ ਤੇ ਓਵਰਫਲੋ ਖਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, बड़ा ਵਧੀਆ सिस्टम लाया। आपको साल दर साल के ये आंकड़े दिखाते हैं। 2005 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार थी, तब 14,916 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया था। इसके बाद 2006 में 13,692, 2007 में 12,135, 2008 की बात की जाए तो 12,625, वहीं 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537 और 2013 में 5,234 बांग्लादेशियों को केंद्र सरकार ने भारत से निकालकर वापस बांग्लादेश भेजा। अब इसके बाद 2014 में सरकार बदल गई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनती है। अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की रफ्तार धीमी पड़ गई। मोदी सरकार के सत्ता में आने वाले साल यानी 2014 में सिर्फ 989 बांग्लादेशियों को भारत से वापस भेजा गया। इसके बाद 2015 में 474,
2016 में 308 और 2017 में तो गौर करिएगा सिर्फ 51, 2018 में 445, 19 में 299, 21 में 246, 22 में 50 और साल 2023 में 411 और 2024 में महज 295 बांग्लादेशियों को ही मोदी सरकार ने भारत से वापस बांग्लादेश भेजा था। इसमें से 2019 तक के आंकड़े राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर आधारित हैं, जबकि बाकी साल के आंकड़े अलग अलग माध्यमों से इकट्ठे किए गए हैं, लिया गया है। क्या कोरोना जैसे दिन वापस देखने को आ सकते हैं? क्या कोविड टाइम में जो दिन आपने देखे, जो परेशानियां झेली, वही परेशानियां, लॉकडाउन वाली परेशानियां, वो क्या आप वापस देखने को मिल सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर? क्या ये युद्ध भारत पर इतना भारी पड़ने वाला है कि पीएम मोदी को खुद संसद में ये बोलना पड़ा कि कोविड जैसी स्थिति में हमने एकजुट होकर सामना किया, अब भी हम धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे। जैसे ही पीएम मोदी ने ये बात रखी तो सबके जहन में ये बात आई कि क्या सच में अब कोविड वाला टाइम आने वाला है? क्या अब फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? फिर से क्या अंदर रहना पड़ेगा? क्योंकि गाड़ियां तो चला नहीं पाएंगे, पेट्रोल की किल्लत आ जाएगी, डीजल की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी। और सुनिए, कोविड में लॉकडाउन के समय तो एक चीज बहुत बढ़िया थी, लोग पकौड़ी समोसा खूब बनाया भाई साहब, खीर पूड़ी पकौड़ी घर बैठे बैठे खाई करया करा, पनीर की सब्जी खाया करा। तो घर पर बैठकर लोगों ने आप जानते हैं सबके सब शेफ बन गए थे कोविड के टाइम पर, क्योंकि और कुछ था नहीं करने को तो यही कर रहे थे। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर अभी अगर देखा जाए तो आप सोचिए आम जन को कितनी दिक्कत, क्योंकि गैस का यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो आश्चर्य करती हूँ, आज सुबह मैंने नाश्ते के लिए हमारे राजमा चावल वाले ठेले वाले भैया को फोन मिलाया, उन्होंने कहा मैडम जी सिलेंडर ही कोई नहीं मिल रहे हो, काय करा? तो बिना नाश्ते के ही घर आना पड़ा, ऑफिस आना पड़ा। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई है, जो ठेले चलाने वाले, जो ठेले पर काम करने, पोहा बनाने वाले, बाकी दूसरी चीजें बनाने वाले, बेचने वाले लोग, चाउमीन वाउमीन सब कुछ, मोमोज वोमो सब, उन सबके काम पर इसका भारी असर पड़ा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स भी मार्केट में नहीं मिल पा रहे। अब यहाँ पर मैं क्यों बोल रही हूँ कोविड वाले, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद बोल दिया है। दरअसल उन्होंने जब कोविड की बात की पीएम मोदी ने, तो पीएम मोदी हैं, पीएम हैं, तो अपने मुंह से कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं कहेंगे, उनकी बातों में कोई ना कोई वजह होगी। उनके चेहरे पर एक शिकन नजर आ रही थी, उस शिकन से ये पता चल गया कि आने वाले समय में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। बीकानेर की ये छवि देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें जैसे ही लोगों को ये पता चला, किसी ने फैला दी बात झूठी कि पेट्रोल डीजल तो अब दूसरे ही दिन महंगे होने वाले हैं, अब दिक्कत होने वाली है, कमी आ गई है। तो लोग, बीकानेर के लोग वहां पर जा जाकर पेट्रोल भरवाने लगे टंकियों में कि सर जी मारने तो पहली से स्टॉक रखना पड़सी, तो पहली डालो, मैं तो जावा। ऐसी दिक्कत आप सोचिए। अब यहाँ पर आप सुनिएगा क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पश्चिमी एशिया की स्थिति चिंताजनक है, पीएम मोदी के शब्द हैं। ये युद्ध लंबे समय तक अपना असर दिखाएगा, ये भी पीएम मोदी के। इसका मतलब ये मानकर चलिए कि युद्ध बंद होने वाला नहीं है, और अगर बंद भी हुआ या जैसी भी सिचुएशन हुई, उसके बावजूद पूरे देश को बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर पीएम मोदी ने बोल दिया है तो इसका मतलब आप दिमाग में ये सेट रखिएगा कि आने वाला समय ऐसा हो रहा है। भारत के सामने आर्थिक सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां आई हैं, क्योंकि ये क्षेत्र तेल, गैस, आयात, व्यापार रूट और भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं ये युद्ध के बाद ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन या बुरी सिचुएशन किसको नहीं झेलनी पड़ेगी? उनको नहीं झेलनी पड़ेगी भैया जो इलेक्ट्रिकल चीजें अपने पास रखते हैं, जो गाड़ी भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी अपने पास रखते हैं, जिनके पास वो गाड़ी है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, बाकी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। गैस की भी नहीं, अब सबसे ज्यादा बिकने वाली यही चीजें हैं। तो आप तो अगर सुनिए, ये चीजें जिससे पहले महंगी हो जाए उससे पहले खरीद कर रखिएगा। इंडक्शन चूल्हा तो खरीद कर ही रखिएगा, ये तो मेरी राय है आप सब लोगों को, कि जिससे पहले ये और ज्यादा महंगा हो, क्योंकि स्टॉक खाली पे खाली हुए जा रहे हैं। अब दिक्कत ये पड़ रही है, जब खाली हो रहे हैं तो महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं, तो आप पहले से ही ले लीजिए, वरना आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो यहाँ पर खुद पीएम मोदी ने भारत संवाद और कूटनीति से युद्ध का समाधान चाहता है, संसद में दुनिया को एकजुट संदेश देना चाहता है, पर ये संदेश कितना वहां तक जाएगा ये सोचने वाली बात है। अब एक मुझे बहुत याद आता है, आज से कुछ महीनों पहले जब 2026 की शुरुआत हुई थी, मेरी मम्मी ने भी ये बात बोला था कि एस्ट्रोलॉजर, अब आप पता नहीं एस्ट्रोलॉजी को कितना मानते हैं या नहीं, पर यहाँ पर ये बात सच्ची निकली है कि
आपको इस 3 महीने वाले अंतराल में, ये जो 3 महीने आने वाले हैं, इन 3 महीने 4 महीने में आपको अपने पैसों को बचाकर जरूर रखिएगा। एक अच्छी राय है। अगर आपने फिजूल खर्ची इस महीनों में और आने वाले महीनों में की तो ये आपको भारी पड़ेगा। गाड़ी वाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं भैया, इन महीनों में मत लीजिएगा, मत सोचिएगा, भारी पड़ जाएगा। क्योंकि गाड़ी में डालबा पे पेट्रोल तो कोनी होसी, फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए ये दिक्कत आपको सामना ना करना पड़े। फिजूल खर्ची इन 3-4 महीनों में कम कीजिएगा। एक बहुत बेहतरीन राय है। संभल कर चलिएगा और कुछ भी नहीं मिल रहा है उसका स्टॉक लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और इंडक्शन चूल्हा और गांव में, क्योंकि मैं देख रही थी बिहार के तो जितने भी लोग बाहर फैले हुए थे वो सब अपने गांव जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी कई लोग वापस आ रहे हैं जो मजदूर जाया करते थे बाहर, क्योंकि बाहर मामला वैसा है नहीं। क्या आप इस पर कहेंगे? और सावधान रहिएगा, ये समय ऐसा है कि सबको साथ रहना और सावधान रहना। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। આજે 24મી માર્ચ 2026 વિધાનસભાના સત્રનો દિવસ છે। આજે રાજ્યના નાણામંત્રીશ્રીએ વિનિયોગ વિધેયક રજૂ કર્યું, ગુજરાત સરકારના બજેટનું વિધેયક। અને એ વિધેયક ઉપર મેં મારો મુદ્દો રજૂ કરતા ગુજરાતની સેવા, સુરક્ષા, સલામતી, કાયદો અને વ્યવસ્થાની બાબતને સંભાળતા આપણા ગુજરાતના હોનહાર હોમગાર્ડ અને જીઆરડીના જવાનો વિશે આજે મેં સરકારનું ધ્યાન દોરવા માટે રજૂઆત કરી હતી। આપણા રાજ્યમાં હોમગાર્ડ જવાનો પોલીસ સાથે ખભે ખભો મિલાવી કામ કરે છે અને જીઆરડીના જવાનો પણ લગભગ પોલીસ જેટલું જ કામ કરે છે। કુદરતી આફત આવે, આંદોલનો, ધરણાઓ, રેલી, હુલ્લડ, કોઈ अन्य घटना दुर्घटना बने, तहेवारो होय त्यारे खूब मोटी संख्या में होमगार्डना जवानों ने जीआरडीना जवानों कायदो व्यवस्था और सलामतीनी बाबतने संभाळे छे। परंतु अत्यंत दुख साथे मैं सरकारने विधानसभानी अंदर ध्यान दोर्युं कि जे होमगार्डना जवानों गुजरातनी सुरक्षा संभाळे छे, पोलीस जेटलुं ज पोलीस साथे मळीने पोलीस जेटला ज कलाक काम करे छे, એને માત્ર 300-350 રૂપિયા પગાર આપવામાં આવે છે રોજનો। અને એ પણ 30 દિવસ માટે નહીં, જેટલા દિવસ એને કામે બોલાવે એટલા જ દિવસનો પગાર। જીઆરડી જવાનોને પણ 200 રૂપિયા રોજ આપવામાં આવે છે। 200 રૂપિયા તો હવે ખેતી મજૂરીમાંય નથી હાલતું। ખેતી મજૂરી જેવી કામ કરવાનું હોય એમાં પણ 500-600 રૂપિયા રોજ આપવામાં આવે છે રોજી રોટી માટે। સરકાર પોતે યુનિફોર્મ આપે છે, ભારતની રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન, રાષ્ટ્રીય મુદ્રા એની ટોપી પર લાગે, બેલ્ટ ઉપર લાગે, અને એની ઇજ્જત શું? ભારતની રાષ્ટ્રીય મુદ્રા આગળ 3 સિંહો દેખાય છે, 4 સિંહો વાળું જે અશોક ચિહ્ન જે છે એ જેની ટોપી પર લગાયેલું છે એ માણસનો પગાર 200 રૂપિયા। પાણીપુરીની લારી ખોલે તો અત્યારે વધારે પૈસા કમાય એવો માહોલ છે। મેં આજે અંદર રજૂઆત કરી કે આ આપણા હોમગાર્ડ જવાનો અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, સુરત જેવા શહેરોમાં તો लगभग 12 मास होमगार्ड जवानों पोलीस साथे नौकरी करे छे। अनेक होमगार्ड जवानों पोलीस वानનું ड्राइविंग करे छे दिवस रात। अनेक होमगार्ड जवानों ट्राफिक व्यवस्था संभाळे छे। आखो दिवस धुमाड़ो लेवानो, कर्कश होर्नना अवाजो कानमा जाय, एटली बधी शारीरिक यातनाओ भोगवीने पण होमगार्ड जवानों ज्यारे राज्यनी व्यवस्था संभाळे छे त्यारे आ होमगार्ड अने जीआरडीना जवानोने पूरो पगार मळवो जोईए एवी रजूआत मैं विधानसभाना अंदर सरकारने करी। मैं एक बीजी पण एवी रजूआत करी के होमगार्डनी अंदर जे कमांडंट आवे छे आ तमाम कमांडंटोनी राजकीय निमणूक थाय छे। खास करीने भाजप पक्षनी अंदर होद्दो धरावता होय अथवा भाजपनी आगळ पाछळ फरता होय एवा माणसोने कमांडंट बनाववामां आवे छे। अने पछी आ कमांडंटो हाजरी पूरवानाय पैसा मागे, रजा आपवानाय पैसा मागे, नौकरी पर વધુ દિવસો ભરવાના પૈસા માગે। અને આ કમાન્ડન્ટો કોક હારાય હશે પણ લગભગ જગ્યાએ કમાન્ડન્ટ દ્વારા હોમગાર્ડ અને જીઆરડીના જવાનોનું આર્થિક અને ક્યાંક ક્યાંક તો બહેનોનું શારીરિક શોષણ થાય છે।
એટલે મેં બે રજૂઆત સરકારશ્રી સામે કરી કે આપણા રાજ્યની સુરક્ષા સલામતી સંભાળતા પોલીસ જેવું જ પોલીસ સાથે રહીને પોલીસ જેટલા કલાક કામ કરતા અશોક ચિહ્ન જેની ટોપી પર લાગેલું છે એવા હોમગાર્ડ જવાનોને તમે પૂરો પગાર આપો અને કમાન્ડન્ટોનો રાજકીય હસ્તક્ષેપ દૂર કરો. તો હવે ગુજરાતની સરકારે વિધાનસભાના ગૃહની અંદર જે જવાબ આપ્યો એ સાંભળવા જેવો છે. મને અત્યંત દુઃખ લાગ્યું. મારે તો ગુજરાતભરના સૌ હોમગાર્ડ જવાનોને વિનંતી કરવી છે કે સાંભળજો અંદર હું જવાબ આપ્યો. સરકારે એમ કીધું કે આ હોમગાર્ડના અને જીઆરડીના જવાનો છે એ નોકરી નથી કરતા, સ્વૈચ્છિક સેવા કરે છે. 5 વખત આ શબ્દ બોલાયો અંદર કે આ લોકો સ્વૈચ્છિક સેવા એટલે કે સામે ચાલીને પોતાની મરજીથી અહીં નોકરી કરવા આવે છે, અમે નથી રાખ્યા. બીજું એમ પણ કીધું કે આ લોકો બીજી નોકરી કરતા હોય છે, એ નોકરીમાંથી નોકરી પૂરી કરીને પછી જે સમય આવે એમાં હોમગાર્ડ ને જીઆરડી નો યુનિફોર્મ પહેરે છે. હવે અમે તો ક્યાંય એવા જોયા નહીં. હું પોતે અમદાવાદ પોલીસમાં હતો. અનેક મિત્રોએ હોમગાર્ડની નોકરીના પગારથી ઘર પરિવાર નથી ચાલતો એટલે રિક્ષા ચલાવવી પડે છે. રિક્ષા ચલાવતા જોયા છે. અશોક ચિહ્ન જેના બેલ્ટ ઉપર લાગ્યું છે માણસ રિક્ષા ચલાવશે? તો સરકારે એવો જવાબ આપ્યો કે આ નોકરી નથી, આ તો સ્વૈચ્છિક સેવા છે. પછી એવું પણ કીધું કે એ લોકો સમાજ સેવાનું કામ કરી રહ્યા છે, દેશ સેવાનું કામ કરી રહ્યા છે. તો દેશ સેવા ખાલી હોમગાર્ડો જ કરશે? ધારાસભ્યો, સાંસદ સભ્યો, મુખ્યમંત્રી નહીં કરે? દેશ સેવા તો બધાની જવાબદારી છે. તો હોમગાર્ડનો પગાર 200 રૂપિયા, ધારાસભ્યોનો પગાર 1.25 લાખ કેમ? એક બાજુ ગૃહમાં સમાન નાગરિક સંહિતાની મોટી મોટી ફિલોસોફી કરે છે સરકાર, તો હોમગાર્ડને દેશ સેવા કરવાનો પગાર 200 રૂપિયા, ધારાસભ્યને દેશ સેવા કરવાનો પગાર 1.25 લાખ રૂપિયા, મામલતદારને દેશ સેવા કરવાનો પગાર 1 લાખ રૂપિયા. આવું કેવું? યુસીસી ના નામે નાટક નખરા કરનારા ભાજપના લોકોના મોઢા પર આ તમાચો છે. આજે જે ચર્ચા થઈ છે કે તમે હોમગાર્ડ જવાનોનું શોષણ કરો છો, એને લૂંટી લ્યો છો, એનો પરિવારનું પણ ભરણ પોષણ ન થાય એવું હાવ મામૂલી 200 રૂપિયાનું વેતન આપો છો, ઉપરથી એમ કહો છો કે આ લોકો સમાજ સેવા કરે છે, સ્વૈચ્છિક આવેલા છે. સ્વૈચ્છિક શબ્દ વારંવાર બોલાયો અંદર. સ્વૈચ્છિક કોણ આવે ભાઈ? પૂરો પગાર એને કંઈક બીજી નોકરી મળતો હોય તો શું કામ હોમગાર્ડની નોકરી કરીને 200 રૂપિયા માટે ધુમાડો ખાય આખો દિવસ? નથી ક્યાંય કમાણીની વ્યવસ્થા એટલે લાચારી વશ હોમગાર્ડમાં કદાચ આવે તો તમે ત્યાં એનું શોષણ કરો છો. એટલે આજે ગુજરાતના હોમગાર્ડ જવાનો અને જીઆરડી જવાનોને પૂરો પગાર આપવામાં આવે એવી મેં રજૂઆત કરી છે. ગોપાલભાઈ, તો લાગે છે 200 મળે છે અત્યારે, કેટલા મળવા જોઈએ જીઆરડી અને હોમગાર્ડ? સરકારે લઘુત્તમ વેતનનો કાયદો ઓલરેડી બનાવ્યો છે ભારતની સરકારે, અને એ લઘુત્તમ વેતનના કાયદા પ્રમાણે એક દિવસના ઓછામાં ઓછા કેટલા રૂપિયા મળવા જોઈએ એની ગણતરીનું કેલ્ક્યુલેશન ચાર્ટ પણ સરકારે બનાવ્યો છે. 200 રૂપિયામાં તો આજકાલ શું આવે છે? એક સારા સિનેમાની ટિકિટ 200માં નથી આવતી. 200 રૂપિયામાં તો અહીંયા અમદાવાદથી વિસાવદર નથી જઈ શકાતું. તો 200 રૂપિયા જેવી રકમ માટે થઈ તમે યુનિફોર્મ પહેરેલા માણસને અપમાનિત કરો, એનું ગૌરવ હણાય, સ્વાભિમાન હણાય, એ માણસ સન્માન સાથે ન જીવી શકે એવી લાચારીમાં ન મૂકવા જોઈએ. અને પાછું એવું કીધું, તમે સમજો કે આ લોકો સમાજ સેવા કરે છે, દેશ સેવાનું કામ કરે છે, સ્વૈચ્છિક સેવા આપે છે. આવું કહેવામાં આવ્યું. સ્વૈચ્છિક સેવા હોમગાર્ડ આપશે તો કેબિનેટ મંત્રી પણ સ્વૈચ્છિક સેવા આપે ને આખા ભાજપના તમામ ધારાસભ્યો લખીને આપી દે પગાર નથી જોતો, અમે દેશ સેવા કરીએ. તમારે આખા પડીકા ખાઈ જવા છે અને હોમગાર્ડો પાસે દેશ સેવા કરાવી છે. તો આજે મેં કીધું ભાઈ હોમગાર્ડ 200 રૂપિયામાં દેશ સેવા કરી શકતો હોય તો ભાજપના તમામ ધારાસભ્યો 150 રૂપિયામાં દેશ સેવા કરે. આજે લખીને આપી દે વિધાનસભાના અધ્યક્ષને ભાજપના તમામ ધારાસભ્યો કે અમને 150 રૂપિયા મહિને આપજો. તમારે હોય એટલું બધું ખાઈ જવું છે અને દેશના રાજ્યના નાગરિકને લૂંટવા છે અને વાતો પાછા સમાન કાયદાની કરવી છે. આમાં ક્યાં સમાનતા આવી? એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને એક હોમગાર્ડ એક જ ડ્યુટી પોઈન્ટ ઉપર કામ કરતા હોય છે, બંને આખો સરખું કામ કરે છે. અમદાવાદના અનેક ટ્રાફિક પોઈન્ટ ઉપર, પોલીસ ચોકીઓમાં હોમગાર્ડ અને કોન્સ્ટેબલ એક સરખું કામ કરે છે. કલાકો એક સરખી, કામ એક સરખું, મહેનત એક સરખી, બળ બુદ્ધિ વાપરવાનું એક સરખું. હોમગાર્ડનો પગાર 200-300, કોન્સ્ટેબલનો 20,000, સિનિયર કોન્સ્ટેબલનો 35,000, હેર કોન્સ્ટેબલનો 50,000. આવું કેમ? આમાં ક્યાં સમાન કાયદો, સમાન નાગરિકતા આવી? એટલે આજે આ સમાન નાગરિકતાનો ભાંડો ફૂટ્યો છે. ગોપાલભાઈ, ઘણા બધા ધારાસભ્યો પોતાના પગારનો પણ લોકસેવામાં કામ કરતા હોય છે. હાર્દિક પટેલે પણ પોતાનો 3 વર્ષનો પગાર અંદાજે
43 લાખ લોકો છે લોક સેવામાં વાપર્યો છે. સમાજ સેવા, છાત્રાલય, સોલાર પેનલ અને વિદ્યાર્થીની ફી માટે ખર્ચ્યા છે. ભાજપના ધારાસભ્યો પોતાનો પગાર સમાજ સેવા પાછળ વાપરવાની જે જાહેરાત કરે છે ને, મને એમ લાગે છે કે એ બહુ મોટું છળ કપટ છે. તમારી તો આખી સરકાર છે, કરપ્શન જ ખાલી બંધ કરી દો ને તો એ પગાર જનસેવાને વાપરવાને બદલે જનસેવાના પૈસા જ જનસેવામાં વપરાય. જનસેવાના પૈસામાં કટકી કરવાની અને આ બાજુથી દાનેશ્વરી કર્ણ બનવાનું, એવું ન હોય. 4 લાખ કરોડનું બજેટ છે, રોડ રસ્તામાં કટકી, બાયોડીઝલમાં કટકી, દારૂ ડ્રગ્સના હપ્તા, ખાણ ખનીજમાં હપ્તા, બાંધકામ ગેરકાયદેસરમાં હપ્તા, ટાઉન પ્લાનિંગમાં હપ્તા, કરોડો રૂપિયા હપ્તામાં લઈ લેવાના, 1.5 લાખની દાતારી. વાહ ભાઈ વાહ, દાનવીરોને સલામ છે બે હાથે ભાઈ. આવા દાનવીરો તો પાકવા જોઈએ. 100 કરોડનું બૂચ મારું, 1.5 લાખનું દાન કરું, વેરી ગુડ.